दिवाली में घर नहीं जा रहे हो क्या? इस एक हफ्ते में दर्जनों बार इस सवाल से सामना हुआ था, लेकिन हर बार ही खामोशी की एक महीन दीवार के पीछे उसने खुद को ऐसे छिपा लिया जैसे कुछ सुना ही न हो। आसान नहीं होता उन सवालों को अनसुना कर देना जिनकी जड़ें माजी के उन लम्हों तक फैली हुई हैं जिनसे दूर जाते जाते उम्र की गाड़ी के पहिए घिस जाते। क्या फ़र्क पड़ता है त्योहारों पर अपनों के साथ न होने से? इस बार दिवाली यहीं मनाते हैं ना यार, मैंने उसके बोझल मन पर बातों का मोर पंख फेरते हुए कहा। एक पल के लिए मोबाइल के स्क्रीन पर थिरकती उसकी उंगलियां थम सी गईं। मुझे लगा इसका जवाब भी मुझे उसकी चुप्पी में ही तलाशना पड़ेगा, पर इस बार ऐसा नहीं था। उसने कहा, गमलों में उगे पौधे ज़मीन का अपनापन नहीं समझ सकते दोस्त, दिवाली मुबारक हो। इतना कहकर वो उठा और बाहर चला गया। और हर बार की तरह इस बार भी मुझे उसकी बात समझने में थोड़ा वक्त लगा। मैं उठा और उसके पीछे चला गया। ये देखो, इस दरमियान मैं ये बताना ही भूल गया कि मैं बात कर रहा हूँ अपने पुराने दोस्त और नए रूम पार्टनर अमित की। अमित के बारे में बताता हूँ। कोविड महामारी ने नौकरी से निकाला तो सपनों ने दिल्ली से, लिहाजा वो मुंबई आधम का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे भी उसके आने की ना तो कोई उम्मीद थी और न ही कोई सूचना। एक सुबह तड़के ही जब शायद मुर्गों के अलावा कोई और न जगा हो, मेरे दरवाजे की घंटी बजी। मैंने नींद में ही अधमुदी आंखों से आवाज़ दी, कूड़ा नहीं है कल आना। बावजूद इसके घंटी देर तक बजती रही तो मैंने बमुश्किल खुद को नींद की चंगुल से छुड़ाया और दरवाज़ा खोलने के लिए उठा। सामने देखा तो एक फ़कीर सी मूरत उदासी की चादर लपेटे सामने खड़ी है। हमेशा की तरह आंखों में वही बेलौस सपने, कंधे पर अमेरिकन टूरिस्टर का बैग जिसमें कुछ कपड़े, लैपटॉप, चार्जर और चंद किताबों के सिवा कुछ और न था। उसने बताया कि वो काम की तलाश में मुंबई आया है, इस उम्मीद में कि एक शहर की हैसियत से मुंबई क्या कुछ नहीं दे सकता। आखिर यही तो वो शहर है जो सपनों को देखना ही नहीं, उन्हें जीना और कई बार तो उन्हें बेचना भी सिखाता है। दरअसल बनना तो उसे वॉइस आर्टिस्ट था, पर रोज़मर्रा और परिवार की ज़रूरतों ने उसे प्रोडक्ट मैनेजर के जादुई जिंदान से कभी निकलने ही नहीं दिया। वो तो भला हो इस कोरोना का कि 6 साल की सज़ा के बाद कॉरपोरेट जेल से रिहाई मिली थी। बाज़ दफ़ा वो दोस्तों को कहानियाँ सुनाता तो अलग अलग किरदारों की आवाज़ें इतने करीने से निकालता कि सुनने वाले भी उसके इस हुनर के मुरीद हो जाते। कई बार तो उसका हुनर उस पर इस हद तक तारी होता कि उसे याद ही नहीं रहता कि वो ऑफिस के कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात कर रहा है, और वो फिर किसी और ही आवाज़ में बातें करने लगता, जिसके लिए उसे गाहे बगाहे डांट भी पड़ जाती। पर इंसान करे भी तो क्या करे। अब मल्लाह से चित्रकारी का काम लोगे तो वो आसमान में भी मछलियाँ ही बनाएगा। खैर, 8 महीने बीत चुके थे। उसे काम की तलाश थी और मुझे उसकी। अक्सर वो साथ होकर भी साथ नहीं होता था। अब तक मुंबई में जितने भी जानने वाले थे या उन जानने वालों के जानने वाले थे, सबसे किसी न किसी तौर संपर्क साधने की कोशिश लगभग बेकार जा चुकी थी। मन सूख कर रेगिस्तान हुआ जा रहा था। उम्मीदों के पौध मुरझाने लगे थे। वो दिन भर अपनी आवाज़ का सैंपल लिए चैनलों और दफ्तरों के दरवाजे खटखटाता, किस्मत आजमाता और फिर सांझ की उंगली थाम कर थका मांदा घर लौट आता। शायद उसे मालूम था कि सपने और संघर्ष का बड़ा अंतरंग संबंध है, सो उसने खुद को इस संघर्ष के लिए तैयार कर लिया था। सोनाली से भी उतनी ही बातें होती थी जितने में रिश्ते की गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता चलती रहे। अब तक पुरानी दोस्ती भी सिमट कर व्हाट्सएप ग्रुपों तक महदूद हो चुकी थी। अभी पिछले महीने की ही बात है, जब सारी सेविंग्स ख़त्म हो गई तो मजबूरन एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में पार्ट टाइम जॉब करना शुरू कर दिया। त्योहारों का तो मतलब ही होता है अपना घर, अपना गांव, अपनी गली और अपने लोग। लेकिन मन अब इस उहापोह में है कि इस दिवाली घर कैसे जाया जाए, एक असफल आर्टिस्ट का चेहरा लेकर या एक मामूली एम्प्लॉई का। घर, गांव, दोस्त और रिश्तेदारों के सवालों का कोई जवाब नहीं होगा। एक आर्टिस्ट के तौर पर अगर लोगों को समझा भी लिया कि बड़ा काम है, वक्त लगेगा, तो उसको कैसे समझाकर छुट्टियां मांगी जाएं जिसके यहाँ अभी अभी नौकरी ज्वाइन की है। उसे भी तो एम्प्लॉयज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत त्योहारों पर ही होती है। बहरहाल
वो उठकर बाहर चला गया और मैं भी उसके पीछे चल पड़ा। अगले ही पल हम बालकनी में बैठे थे, ऐसे कि जैसे मुद्दतों की नाराज़गी के बाद मिले हों। मैंने खामोशी का पर्दा सरकाते हुए कहा, आखिर बात क्या है अमित? कोई परेशानी हो तो बात करते हैं ना। वो पहले तो चुप रहा, फिर उसने भी आवाज़ का सहारा लिया। मैं कभी दिवाली पर अपने घर और परिवार से दूर नहीं रहा यार, मगर इस बार कहते कहते वो चुप हो गया। मैं उसकी उलझनों और मजबूरियों से वाबस्ता था। मैंने फिर कोशिश की और कहा, यार तो प्रॉब्लम क्या है? यही मनाते हैं ना, मस्त मार्केट चलेंगे और ले आएंगे सब कुछ, मज़ा आएगा। उसने कहा, सब कुछ? कहाँ से लाएंगे सब कुछ? भाई मार्केट से दिए ला सकते हैं, पर उन्हें एक दिन पहले पानी में भिगोकर उनमें तेल और सूती कपड़े की बाती डालकर जलाने वाली माँ, चाची और भाभियाँ कहाँ से लाएंगे? यहाँ हम पटाखे ला सकते हैं, पर उन्हें फोड़ने पर हल्ला मचाने वाले दोस्त कहाँ से लाएंगे? लक्ष्मी पूजन के बाद कहाँ से लाऊंगा उन लोगों को जिनके घर प्रसाद बांटने और आशीर्वाद लेने बचपन से जाता रहा हूँ? रंगोली कितनी भी अच्छी बना लूँ, पर कैसे पता चलेगा कि इस बार की रंगोली मेरी ज़्यादा अच्छी है या नेहा, अमन और मिनी की? अगले जन्म में कहीं छछूंदर न बन जाऊं, इसलिए कोसा पार के काजल लगाने वाली माँ और दादी कहाँ से लाऊंगा? दिवाली की अगली सुबह किसके बच्चों को बताऊंगा कि खाली दिया में छेद करके कैसे तराजू बनाते हैं? हो गया तुम्हारा मोनोलॉग, अब मैं कुछ बोलूं? मैंने छूटते ही कहा। मन में ख्याल आया कि क्यों ना गांव की तल्ख सच्चाई पर जमी नॉस्टैल्जिया की धूल को आहिस्तगी से हटाई जाए। मैंने पूछा, भाई एक बात बता, गांव का वो कौन सा दोस्त या आदमी है जिसको तेरे बारे में सब कुछ पता है और जिससे तेरी हफ्ते में एक आध बारी बात होती है? कौन है जिसे तेरी खुशी से खुशी मिलती है? वो एक पल के लिए सोच में पड़ गया। मैंने फिर पूछा, और किन घरों से आशीर्वाद लेने की बात कर रहा है? वो जो तेरा घर बनते हुए कचहरी में स्टे कराने के लिए दौड़ रहे थे, या वो जो तेरी बहन की शादी से पहले झूठी अफवाहें फैला रहे थे, या फिर वो जो तेरे भाई की नौकरी में कमियां निकाल रहे थे? होश में आ जा मेरे भाई, कौन क्या सोचता है, क्या पूछता है, उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? और रही बात फैमिली की, तो कौन सी ये आखिरी दिवाली है? इस बार उनके साथ नहीं तो अगली बार मेहनत करेंगे, बनाएंगे खुद को इस काबिल कि साला अगली दिवाली पे एक हफ्ते की छुट्टी लेकर गाँव चलें, और वो भी फ्लाइट से। क्यों साले, अब तो मुस्कुरा दे। तू मोटिवेशनल स्पीकर क्यों नहीं बन जाता वे? उसने मुस्कुरा कर कहा तो मेरी भी जान में जान आई। शायद उसे भी समझ आ गया था कि ज़िंदगी खुद एक त्योहार है जिसे अपनी शर्तों पर मनाने से अच्छा कुछ नहीं। और रही बात दिवाली की, तो मन स्थिर हो तो कहीं भी दिवाली मनाई जा सकती है। थोड़ी देर बाद वो अंदर आया और लैपटॉप खोल कर बैठ गया। भूख लगने लगी तो मैं भी किचन की तरफ चला गया। अब क्या हुआ? मैंने मैगी बनाते हुए पूछा। आज रात की टिकट थी, कैंसिल तो कर दूं या रेलवे में चैरिटी समझ के छोड़ना है? उसने कहा और कीबोर्ड पर उंगलियां दौड़ाने लगा। अगले दिन धनतेरस था। बुझी बुझी सी धूप और हल्की सर्द हवाएं लिए एक और सुबह ने दस्तक दी। यह देखने के लिए कि टिकट के पैसे रिफंड आ गए हैं, उसने फ़ोन उठाया। तभी फ़ोन में न जाने ऐसा क्या दिख गया कि वो देर तक अपलक देखता ही रह गया। उसे जैसे भाग्य पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने हैरत भरी निगाहों से मेरी ओर देखा और भावुक हो उठा। मैंने उछलकर उसके हाथ से फ़ोन छीन लिया। देखा तो पता चला कि एक बहुत बड़े टीवी शो की रेगुलर डबिंग के लिए तत्काल बुलावा आया है। 3 घंटे बाद स्टूडियो पहुंचना था। मैं अवाक था, कुछ कहने की सोचता कि उससे पहले ही गला भर आया। मैंने उसके चेहरे पर ऐसा भाव पहले कभी नहीं देखा था, यहाँ तक कि तब भी नहीं जब वो स्कूल में कोई कंपटीशन जीतता था या जब कॉलेज टॉप किया था। मैं एक टक फ़ोन में ही देखे जा रहा था कि तभी उसने पीछे से आकर मुझे गले लगा लिया। रूंधे हुए गले से उसने कहा, थैंक्स यार, अच्छा हुआ कल रात मैंने ट्रेन नहीं पकड़ी, वरना ज़िंदगी की इतनी बड़ी ट्रेन मिस हो जाती। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।